खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे कोस्ट मियां शाहिद साहब। कुछ रन डाउन आपकी खिदमत में पेश करते हैं और फिर अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ आपसे करवाएंगे। जौहरी हथियारों की दौड़ में चीन और पाकिस्तान क्या शराकतदार हैं। एक रिपोर्ट अमेरिका बहादुर से आई है, पेंटागन की रिपोर्ट। इस हवाले से हम देखेंगे कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। उधर ट्रंप खुल्लम खुल्ला हमें विनर करार दे रहा है, तो ये लेकिन इसको हमें पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए, क्योंकि मुझे हेनरी किसिंजर याद आता है जब उसने कहा था कि इट इज़ वेरी डेंजरस टू बी आवर एनिमी बट इट इज़ फैटल टू बी आवर फ्रेंड्स। बहरहाल इस हवाले से अपने मौजूद मेहमानों से बात करेंगे। तुर्की ईरान में दिफाई मुआहिदा इस्लामी नेटो की जन्म क्या पहला कदम है, ये बड़ा पॉजिटिव इकदाम है। और हमने देखा कि तुर्की की जो स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से भी इनकार किया था इसराइल ने कि जी हम उसको, और लगता है कि हालांकि तुर्की उसके साथ कारोबार बहुत अरसे से कर रहा है इन इट्स इंसेप्शन, ईरान की इंसेप्शन से लेकर। मगर अब मामला किस तरफ जा रहे हैं। फिर एक मारूफ शख्सियत पर लंदन में हमला हुआ जो कि कंडेमनेबल है, मगर ये क्या मामला है, इस हवाले से बात करेंगे। इधर अपोजिशन अलायंस और बानी पीटीआई मुज़ाकरात एक पेज पर नहीं है। ये एक बेमानी सी बात जारी है, कौन मुज़ाकरात कर सकता है, किसके पास इख्तियार है। इधर खान साहब के पास इख्तियार है, सामने क्या प्राइम मिनिस्टर साहब के पास इख्तियार है, तो इस पर हम बात करेंगे। मगर मैं पहले तारुफ करवा दूं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच एयर मार्शल साहब, हमें आपने टाइम दिया। जनाब जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया रज़ा मोहम्मद साहब। सर ये तो वैसे अब कोई नहीं रहा, कोई राज की बात नहीं रही, और बहुत से थिंक टैंक्स जो हैं और जो ऑफिशियल थिंक टैंक्स हैं चाइना के, वो अब बरमला कहते हैं। और वो जो एक पॉलिसी रही है चाइना की कि ठीक है पीछे तो हमारी मदद करते हैं बट दे वर नॉट सो वोकल। तो क्या अब चाइना पाकिस्तान का जो मिलिट्री और दीगर जो है, और फिर इसमें मैं ख़ास तौर पर जनरल साहब आपसे आगाज़ करता हूं कि हम जौहरी हथियारों की बात करें, इसमें भी हमारी कोऑपरेशन हो रही है। और सेकेंडली जो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में बताइएगा कि जाहिर है एक टग ऑफ वार चाइना और अमेरिका के माबैन भी है, क्योंकि चाइना इमर्ज कर रहा है और हमें बादियुल नज़र में अमेरिका बज़ाहिर डूबता नज़र आता है। और तो उनकी जो एक आपस में मुखासमत है, तो हम वहाँ कहाँ खड़े हैं। हाउ शुड वी प्रोसीड जनाब जनरल रज़ा मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम काज़ी साहब, आपके लिए व्यूअर्स के लिए बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। जी मैं कोशिश करूंगा, आपका काफ़ी बड़ा सवाल है, इसका जितना मुख्तसर जवाब दे सकूं। सबसे पहली बात है चाइना पाकिस्तान से शुरू करते हैं। चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो 7 दहाइयों से या 70 साल से ज़्यादा पुराने हैं, और इस दौरान 3 से 4 दफ़ा हमारी अमेरिका के साथ बहुत क्लोज़ कोऑपरेशन भी रही है। हम उनके एलाइज़ रहे हैं सीटों में, सेंटो में, फिर अफ़गानिस्तान में जब रशिया आया, फिर उसके बाद 9/11 हुआ उसके बाद। और ये जो अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप रहे हैं वो काफ़ी हद तक ट्रांजैक्शनल रहे हैं, इंटरेस्ट बेस्ड रहे हैं, और उस वक्त तक रहे हैं जब तक आप अमेरिका के इंटरेस्ट सर्व कर सके या उनके लिए फ़ायदा पहुंचा सके। अभी जो हमारा वॉर्म जो है वो एक कोजिंग अप है उनके साथ रिलेशनशिप का, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद है। अगर आप देखें तो उन्होंने अभी हाल ही में एक नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पॉलिसी इशू की है। पहले 22 की थी और अभी 25 की है। इसमें जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि 25 वाली जो थी बहुत सख्त थी, शार्प थी, उसमें बहुत सख्ती से चाइना को, रशिया को एनिमी डिक्लेयर किया गया था, ग्लोबल लीडरशिप की बात थी, अलाइंसेस की बात थी, बाकी चीज़ों की। जो अभी वाली जो स्ट्रेटजी है वो बहुत डिफरेंट है। ट्रंप साहब का फोकस है वो ज़्यादा इंटरनल है कि मुल्क को कैसे जो है वो इकोनॉमिकली, इंडस्ट्री में, बाकी चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में और मिलिट्री में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो उन्होंने रिलेशनशिप जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड कर दिए हैं, और उन्होंने अपना दूसरी बात जो है फोकस शिफ्ट कर दिया पूरे ग्लोब से बैक टू देयर बैकयार्ड, जो कि मोनरो डॉक्ट्रिन थी कि वो अपना लैटिन अमेरिका और वहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाएंगे। चाइना पाकिस्तान की तरफ आते हैं जी। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान चाइना मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे और हमारे रिलेशनशिप जो है हर दफ़ा बेहतर हुए पहले से, ख्वाह वो टेक्नोलॉजी हो, इकॉनमी हो, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में अभी आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, उस मुझे कोई ख़ास मेरा ख्याल है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस हद तक हमारी कोलैबोरेशन है, बट आई एम श्योर कि पाकिस्तान और चाइना जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अगर किसी हद तक कोलैबोरेट कर ही रहे होंगे तो मे भी कोई थोड़ा गाइडेंस सिस्टम्स में, बाकी चीज़ों में करेंगे, लेकिन बॉम्ब बनाने में, मिसाइल बनाने में, गाइडेंस सिस्टम में कोई इस तरह की कोलैबोरेशन नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ
कि हमारा जो कोजिंग अप विद यूनाइटेड स्टेट्स है, अभी जो F-16 का भी अभी मे बी अगला आपका क्वेश्चन हो एयर मार्शल साहब से, वो है या बाकी चीज़ें हैं, तो ये अफेक्ट नहीं करेंगी और ना ही करना चाहिए, क्योंकि जो एडवांटेज आपको एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड से चाइना की सूरत में हासिल है, वो कहीं और से हासिल नहीं है। हाउएवर हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, और जितना ज़्यादा हम म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप रख सकें, ख्वाह पाकिस्तान का चाइना के साथ हो, रशिया के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, ख़ित्ते में हो, मिडिल ईस्ट में हो, सबके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो। जी जनरल साहब, हमें रिलेशनशिप जो है वो रखने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। मेरा सवाल एयर मार्शल साहब से है। सर, जो कांग्रेस को रिपोर्ट पेश की गई है पेंटागन की, उसमें कुछ इंकशाफात किए गए हैं, वो कहाँ किस हद तक जो हैं वो दुरुस्त हो सकते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो उनमें कहा गया, उसमें कहा गया कि जो चीन है वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लोड कर रहा है 100 से ज़ायद, और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ उनकी जो है वो शराकतदारी जो है वो है जौहरी हथियारों में। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में और दीगर ममालिकों में, जिसमें उन्होंने नाम जिक्र किया है श्रीलंका का, ताजिकिस्तान का, थाईलैंड का, इसमें जो है वो फौजी अड्डे भी कायम करना चाहता है। और ये भी उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को जो हथियार दिए जा रहे हैं वो एक्सपोर्ट वर्जन नहीं है, बल्कि वो हैं जो उनकी मिलिट्री खुद इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान सर एक खुद मुख्तार मुल्क है, चीन के साथ हमारे जो मिसाली रिलेशनशिप है, क्या पाकिस्तान में चीन जो है वो फौजी अड्डे कायम कर सकता है? ये खबर कहाँ तक दुरुस्त है? और ये रिपोर्ट जो पेंटागन ने बनाई है, ये कहाँ पर बना लेते हैं इस तरह की रिपोर्ट्स जिसका मुझे लगता है कि हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है? बहुत शुक्रिया जनरल साहब को, भी सबको सलाम। मैं एक पहले थोड़ा सा जनरल साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान को जो एक डिप्लोमेटिक, जिसको कहते हैं असेंडेंसी, एक मिली है, एक फौकियत मिल रही है दुनिया में अल्लाह ताला के करम से। और ये हमारी जो मई का इंसिडेंट हुआ उसके बाद से हुई है, इसको बिल्कुल हमने बड़ा बैलेंस लेके चलना है। देखिए, इस वक्त हमें सारी दुनिया से मासवाए अफगानिस्तान, इजराइल और इंडिया के हमें एक मोहब्बत मिल रही है। वो यूरोप हो, वो अरब वर्ल्ड हो, मिडल ईस्ट हो, वो उधर ईस्ट की तरफ चले जाएंगे, इंडोनेशिया की, मलेशिया की तरफ चले जाएं और अमेरिका की तरफ चले जाएं। इसको बड़े बैलेंस तरीके से हमें करना है। और बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि चाइना हमारा एक बड़ा टाइम टेस्टेड हमारा एक दोस्त है। आप देखिए कि इस एपिसोड में जब ये हुआ तो सब पहली मर्तबा चीन ने खुल के, उनके स्पोक्स पर्सन ने, स्टेट के स्पोक्स पर्सन ने मीडिया के सामने आके कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी हमारी रेड लाइन है। ये बहुत बड़ी बात है एक कंट्री का अपने पड़ोसी, अपने दोस्त के लिए इस तरह कहना। तो पहली बात हुई है कि इस चीज़ को हम कभी भी इसके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। अभी आप लोगों ने बड़ी बातें की जी, पाकिस्तान ने वो स्पेशल मिनरल्स अमेरिका को दिखाई। पहली बात तो ये कि वो हमारे KPK के जो वो जेम स्टोन्स होते हैं वो दिखाए गए थे। दूसरी बात ये कि चाइना ने खुद उन जो स्पेशल मिनरल्स हैं उनमें से अब उनका अमेरिका के साथ मुआहदा हुआ है और उसको वो एक्सपोर्ट करेंगे। खैर, लीविंग असाइड दैट थिंग, आई एम कमिंग टू द पेंटागन। देखिए, पेंटागन का हमेशा से एक खासा रहा है कि जब इसने अपनी इस्टेब्लिशमेंट से पैसे लेने होते हैं तो ये बहुत बड़ा हवा क्रिएट करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक ज़माने में MiG-25 सोवियत यूनियन ने बनाया था। उसकी इतनी हाइप क्रिएट की गई, इतनी हाइप क्रिएट की, बिलियंस के लेके उस वक्त इन्होंने फिर ये इवन F-16 उसकी वजह से बनना शुरू हुए थे। तो अभी ये जो हॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कि जैसे आपने सुना होगा कि ट्रंप ने दोबारा से न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। क्यों? इसलिए कि चाइना बड़ी खामोशी से न्यूक्लियर साइट के ऊपर जो इनकी रिपोर्ट है उसमें मेरा ख्याल है कि वो करेक्ट है कि मंगोलिया वाली बॉर्डर पर उस साइड के इसके ऊपर तकरीबन इन्होंने 100 वॉर हेड्स इन्होंने डिप्लॉय किए हैं। देखिए, ये एक्सरसाइजेज होती हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसमें अपने मसल भी दिखाने होते हैं। जब हमारी भी कंटेंशन होती है तो कोई मिसाइल हम भी तो बताने के लिए हम रिलीज करते हैं कि वी आर रेडी। तो ये जहां तक डिटरेंस की बात है, तो 1964 16 अक्टूबर को जब चीन ने पहला एटमी धमाका किया था, तो उसके कुछ सालों के बाद अगर मैं आपको सिर्फ फिगर बताऊं कि अमेरिका के पास उस वक्त को 4000 प्लस वॉर हेड्स थे और चाइना ने 22 वॉर हेड्स और मिसाइल ICBM बना लिए जो कि मेन लैंड अमेरिका पे पहुंच सकते थे। तो एक जिसको म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहते हैं वो चीज़ इस्टेब्लिश हो गई थी।
तो ये जो है इस वक्त चाइना कर रहा है। और फिर इसमें दूसरी चीज जिसके ऊपर पेंटागन ने उठाया है, विक्टर गाओ, वो चाइना और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के जो उनकी कमेटी है उसके वो वाइस चेयरमैन है। ये बड़ा गुनी आदमी है। ये डेंग जियाओपिंग के जमाने में ये 5 साल डेंग जियाओपिंग के साथ रहा जब चाइना ने ओपन अप करना शुरू किया था। उसने बड़े क्लियरली, आपने देखा होगा कि ये जो अभी रिसेंटली परेड हुई है चाइना में, मिलिट्री परेड हुई है, उसमें उसने वेपन 61, अब वेपन 61 क्या है, आईसीबीएम है DF-61, वो 60 न्यूक्लियर वेपन और एक हाइड्रोजन वेपन कैरी करके 1 ICBM पूरे प्लेनेट में एक्यूरेसी के साथ कहीं पे भी ड्रॉप कर सकता है। उसकी रेंज है 15,000 किलोमीटर। तो चाइना बहुत स्मार्ट है जी, उसने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, अपने आप को स्ट्रांग करके इकोनॉमिकली, मिलिटरीली हांगकांग उसकी गोद में आ गया। और अब चाइना, लेकिन सर देखें, वो स्मार्ट है, लेकिन ये चीन और अमेरिका का आपस में मामला है। लेकिन वो पेंटागन की रिपोर्ट जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में अड्डे जो है वो कायम किए जा रहे हैं और दीगर ममालिक जो है अड्डे कायम किए जा रहे हैं, और जो भारतीय साजिशी मीडिया है उसने भी इस चीज को उठा लिया और ये कहा जा रहा है बल्कि कि वहां पर जो है वो चीन जो है पाकिस्तान को असला दे रहा है ताकि हिट किया जाए भारत को। तो ये रिपोर्ट जो है इस तरह कहती है पाकिस्तान तो खुद मुख्तार मुल्क है, हमारी अपनी आर्मी है, हम अपना हमारा दफा है, हमने तो भारत के छक्के छुड़ा दिए हैं खुद अपने। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जनरल साहब ने कहा, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में देखिए हमने जैसे भी बनाया अपने ओन पे, जहां से भी लिया अपने ओन पे चीजें एक्वायर की बनाया। हमें किसी मुल्क ने आउटराइटली ये नहीं कहा कि देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, या पाकिस्तान और फ्रांस, या कोरिया और पाकिस्तान के उसके हिसाब से बनाए हो। ये पेंटागन की कहानी होती, मैंने आपसे फिर कहा, टू क्रिएट। बिकॉज देखिए, अगर चाइना ने पाकिस्तान को रेड लाइन अपना, मैं एक और एंगल से वीप साहब माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्शन करना चाहता हूं थोड़े वक्त में ज्यादा से ज्यादा मोहम्मद साहब, जस्ट फॉर माय एजुकेशन एंड व्यूअर्स एजुकेशन, आज की वारफेयर में जो तब्दीली आई है और उसमें जो एयरफोर्स का रोल बढ़ा है और अड्डे जो हैं वो लगता है कि हमें अमेरिका बहादुर को लेकर बैठ गए हैं और वो जो अब वो दुनिया का सबसे इंडेटेड मुल्क है, कि अड्डों वाली बात तो मुझे बहुत ही इम्प्रॉबेबल लगती है जो कि ये कह रहे हैं जी हम चाइना को अड्डे देंगे। हमने किसी को भी नहीं, कुछ था थोड़ा बहुत, हमने अफगान वार के दौरान जो भी हुआ, क्या अड्डों की वाकई आज के वारफेयर में ज़रूरत रह गई? जिस तरह अभी एयर मार्शल साहब कह रहे हैं कि जनाब वो एक जहाज ही काफ़ी है इस पूरे ग्लोब को एक्सप्लोर करने के लिए, या डू यू थिंक दैट स्टिल दीज द प्रेजेंस at various points on this globe is important maybe for their economic interest? जनरल साहब जी, जी अगेन जी, पहली बात तो ये कि यहीं से शुरू करते हैं जो आपने बात की थी। अगर अमेरिका को देखते हैं तो उनके तो सैकड़ों बेसेस हैं, और अगर आप कभी एक मैप निकालें कि जी अमेरिकन बेसेस इन द वर्ल्ड, तो आपको लगेगा कि पूरा जो ग्लोब है उसके ऊपर ना वो स्टडेड हैं वो बेसेस, वो 300 समथिंग बेसेस हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चाइना का जहाँ तक ताल्लुक़ है और पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, इस बात में कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने आज तक ना कभी कोई बेस ऑफ़र किया है और ना ही चाइना ने पाकिस्तान कोई बेस मांगा है। नंबर 2 बात यह है कि जो सी पैक है और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें एक बात बहुत कैटेगोरिक है, ख्वाह सिक्योरिटी हो या बाकी चीज़ें हों, नो बूट्स ऑन ग्राउंड है। नो बूट्स ऑन ग्राउंड हम कहते हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी अफवाज जो हैं यहाँ पे नॉर्मल जो फ़ौजी हैं वो भी नहीं आएंगे, कुजा ये कि उनके अड्डे हों और यहाँ पे उनके जो जहाज़ हैं या मिज़ाइल जो हैं या अबदोज़े जो हैं वो स्टेशन हों। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो एक हाइप क्रिएट करने के लिए की जा रही हैं। बेसिक एम ये है कि चाइना को डिमोनाइज़ किया जाए, बदनाम किया जाए और ये कहा जाए जी कि चाइना जो है मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग जो है वो कर रहा है। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक़ है, एयर मार्शल साहब भी अभी फरमा रहे थे और मैं फिर कहूँगा कि चाइना जो है वो आज तक किसी जंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, और ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है वेस्ट की और अमेरिका की कि किसी तरह उनको किसी भी खित्ते में जंग में इन्वॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे कि अगर उनको जंग में इन्वॉल्व कर लिया तो शायद उनकी जो प्रोग्रेशन हो रही है अभी टूवर्ड्स द टॉप स्लॉट, तो वो और ज़्यादा स्लो हो जाए। हाउएवर, मैं नहीं देखता हूँ कि पाकिस्तान कभी भी उनको अड्डे देगा या पाकिस्तान और चाइना मिलके कोई जंग लड़ेंगे। हाँ, जो बात हुई कि जी चाइना पाकिस्तान को वेपन्स देगा, इक्विपमेंट देगा, जहाज़ देगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देगा, तो वहाँ पे बिल्कुल सही बात है। और जो अभी बात हो रही थी और मार्शल साहब वो जो मिज़ाइल या वेपन की बात कर रहे थे, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में 23 मिनट के अंदर पहुँच जाएगा, और उसकी जो स्पीड है वो कुछ
मैंने जो सही अगर मैं सुन रहा हूँ तो 40 मैक के करीब है, और जिससे इस वक्त जितने भी नॉन एयर डिफेंसेस हैं दुनिया में कोई भी उसको काउंटर नहीं कर सकेगा। बट स्टिल मैं आपको ये बात कहता हूँ कि चाइना कभी भी जंग खुद से शुरू नहीं करेगा, जब तक उसके ऊपर कोई हमला ना हो तो वो रिटेलिएट जरूर करेगा। यानी जंग वो ऑलरेडी माशी माज पर तो जीत रहा है। मगर एयर वाइस मार्शल साहब, मैं एक और एंगल से आता हूँ। एक दिफाई मुआहदे की बातें हो रही हैं तुर्की और ईरान के माबैन। तो हमने देखा है कि जब से ये हमारी भी जंग हुई है तो उसके बाद इंडिविजुअली मुल्कों ने अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी जो चाइना और वेस्ट की पॉलिसी की वजह से हुई है। तो आप इस दिफाई मुआहदे को कैसा देखते हैं? और जो एक मे बी इट्स फॉर फेच्ड और मे बी मैं हम ज़्यादा कोई इसमें हो रहे हैं कि जी कोई ऐसी इस्लामी नेटो की बात इसमें आपको नज़र आती है, या इट इज़ आल्सो फॉर फेच्ड एंड लिटिल एग्जेजरेटेड? एयर मार्शल साहब, ये दूसरी बात मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट एग्जेजरेटेड लगती है। इसमें ऐसे कोई इस्लाम या उस तरह की बात नहीं है। ये मेरे ख्याल में रियलाइजेशन है। देखिए, मैंने टर्की में भी सर्व किया हुआ है, 96 में भी, 2002 में भी। उस वक्त तक अमेरिकन का इतना तैयब अर्दवान साहब के आने से पहले ये सारी चेंजेस जो आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ ईरान के साथ बेहतरी हो रही है, ये तैयब अर्दवान साहब की वजह से हो रही है, बिकॉज उनकी अप्रोच बड़ी राइट थी। इससे पहले अमेरिका ने इनको यही बताया हुआ था कि आपका यूनान भी दुश्मन है, आपका सऊदी अरब दुश्मन है, आपका ईरान दुश्मन है। ईरान यहाँ पे अपना जो है वो एजेंडा लेके आना चाहता है, अपनी टाइप का इस्लाम लाना चाहता है। और वाकई वो उस तरह की, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते तो वो इसी तरह करते जैसे हमारे जनरल साहब जानते हैं, एक ब्लू फोर्स होती है, एक रेड फोर्स होती है, उनके तो 3-4 कलर्स की फोर्सेज होती थी। इस चीज़ को आके तैयब अर्दवान साहब ने, उन्होंने ये पॉलिसी ये चेंज की है, और उनका डेफिनेटली बहुत रुझान है कि इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा होना चाहिए। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये बिगिनिंग है। आगे जाके अगर सारे मुल्क समझ जाते हैं कि हमारे आपस में मिलके और आपस में इत्तेहाद करने से दिफाई करें, मुआशी करें, उसमें बेहतरी है, तो वो आगे जाके हो सकता है। अभी मुझे ऐसा सच ये प्रैक्टिकली मुझे ये जो देखें ना, अभी इजराइल ईरान वॉर के बाद भारत नंगा हो गया कि उसने रॉ ने मुसाद के लिए क्या काम किए थे। पाकिस्तान के साथ एकदम ईरान के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए। अब जिस तरह से तैयब अर्दवान हर मीटिंग में, वो यूरोपियन यूनियन के हो, वो OIC के हो, जिस तरह अपने आपस में इत्तेहाद की बात करते हैं, ये उसका नतीजा है। और अभी देखिए कि तुर्की को जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, जो सिलसिला चल रहा है, इसमें इंडिया में बाकायदा उनका जो गोदी मीडिया है वो तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। अगर गजा की पीस फोर्स में इजराइल किसी मुल्क को नहीं चाहता तो जैसे आपने कहा वो तुर्की है। तो आई थिंक ये पॉजिटिव साइन है, बहुत अच्छी बात है। जैसे सऊदी अरब के साथ हमारा हुआ है, अब ईरान तुर्की नज़दीक आ रहे हैं, और तुर्की वैसे ही हमसे नज़दीक है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि शायद आपके मार्शल साहब बिल्कुल ये ऐसा ही हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा ये ब्रेक थ्रू है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान की जो है वो आपस में जो मुआहदा है वो बीजिंग मुआहदा उसको कहते हैं, उन्होंने उनके ताल्लुकात बेहतर कराए, और तुर्की और ईरान के साथ हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, अल्लाह करे ये आगे जो है वो बढ़े। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं कि भारत जो है वो 6 मई से 10 मई तक जिस तरह उन्होंने हमसे मार खाई और धूल उनको हमने चिटाई, अब वो इतना बुखला चुका है, इतना खौफजदा हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला का मैं अभी एक साउंड बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिलिट्री चीफ हैं, भारत खतरे में है। वो उनको धमकी दे रहा है, वहां पर वो अपने असेंबली में खड़े होकर बाकायदा तौर पर धमकी दे रहा है कि मोदी जो है वो इनका कुछ करें, ये इस तरह की धमकी दे रहा है। मैं खौफनाक धमकी जो है वो दे रहा है, और बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बनाने की धमकी भी दे रहा है। इतना खौफजदा दुश्मन, इतना साजिशी दुश्मन। सर जी बहुत शुक्रिया जी। बस छोटी सी एक चीज़ मैं अपनी तरफ से भी ऐड करूंगा जी कि इसका जो ग्लोबल चेस बोर्ड है ना, स्ट्रेटजिक जो कंपटीशन का है चाइना और अमेरिका के दरमियान, वो रीले हो रहा है। नई पॉलिसीज़ बन रही हैं, नई अलायंसेस बन रही हैं, नए छोटे छोटे ब्लॉक्स उभर के आ रहे हैं, मल्टीलैटरल्स हैं, जो हैं मिनी लैटरल्स हैं, वो सामने आ रहे हैं। अभी आते हैं हम इनकी तरफ, इंडिया की तरफ, और जो इंडिया के चीफ मिनिस्टर की आपने बात की, आप बड़ा सही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की मदद हुई हमारे साथ। तो हमारी अफवाज ने, जिसमें हमारे आर्मी चीफ जो हैं, फील्ड मार्शल हैं, वो हैं, जो एयर चीफ हैं, उन्होंने सब ने मिल के बहुत अच्छी प्लानिंग की, बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन की, और अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई।
तो वो वही बात है, जब आप में इखलास होता है तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है। और अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि जब आप जाते हैं जंग में और इखलास से, तो कई दफ़ा एक बंदे के साथ 1000 फरिश्ते भी मुकर्रर हो जाते हैं। तो अल्लाह ने फ़तह मुबीन दी आपको। अभी उनको खौफ है कि जी ये शायद इस वक्त जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और फील्ड मार्शल हैं, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नाउ, कि जी ये जब तक रहेंगे तो इंडिया जो है वो जीत नहीं सकता। तो इसमें कोई शक की बात नहीं। इस वक्त जो हमारी फोर्सेस हैं, तीनों फोर्सेस की मैं बात करता हूँ, आपस में यकजान हैं और सारे के सारे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने फ़ाइट की। इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। उनकी दुआएं हों कि बद्दुआएं हों, ख्वाहिशें हों कि ख्वाबें हों, वो वहीं रहेंगी। पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं और बाकी जो चीफ्स हैं हमारे, इसी तरह कायम दायम रहेंगे और इंशाल्लाह उनको नाको चलने चुभवाते रहेंगे। जनरल साहब, एक उसने बड़ी दिलचस्प बात और भी कही है। वो कहते हैं कि मोदी हट जाए अगर वो बांग्लादेश पे हमला। डू यू थिंक इट्स अबाउट पब्लिक कंजम्पशन? और वो शायद उसे पता है कि अब मोदी का सूरज आज कल में गरूब होना है, तो मे बी ही इज ट्राइंग टू स्टेप इनटू हिज शूज। जो ये सीएम है, बड़ा अजीब सा इसका हुलिया है वैसे तो, लेकिन आई थिंक वो ऐसा बंदा अमेरिका इंडिया में आगे आना ज़्यादा आसान है जनरल साहब। और जी जो ये चीफ मिनिस्टर हैं जी, ये योगी आदित्य योगी मेरा ख्याल इनका नाम है। तो ये तो प्योरली रिलीजियस हैं और प्योरली जो हैं ये एक क्लर्जी के लीडर हैं और बहुत ही ज़्यादा इनके दिल में और अमल में और ज़बान में एक आग है, हेट्रेड है इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, बल्कि सारी दूसरे मज़ाहिब के लिए सिवाय हिंदुओं के और पाकिस्तान के लिए। अगर आपने गौर किया हो तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप बांग्लादेश को दोबारा अपने रियाल में या इन्फ्लुएंस में नहीं ला सकते तो आप हट जाएं। हम लोग जो है वो मजहबी जंग करके अखंड भारत में बांग्लादेश को शामिल करेंगे। तो उनके अज़ाइम ये हैं। उनका ये अज़ाइम में सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, उनके अज़ाइम में पूरा साउथ एशिया है। और जो अखंड भारत है उसमें तो पूरा साउथ एशिया है और उस क्या नाम है, अफगानिस्तान के। जनरल साहब अभी तो मुझे हमें तो वो भी बिल्कुल जनरल साहब, ये तो अखंड भारत का तो ख्वाब उनका पूरा नहीं होगा। एयर मार्शल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी जो हमने अभी बात कर रहे थे इंडिया की के खौफ की, उधर इतना खौफ है कि उनका जो मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको कहा जाए या मोदी के गमाश्ते कहा जाए, उन्होंने ये तक बकवास करना शुरू कर दी है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला ना किया तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना मिलकर हमारी चिकन नेक तोड़ देंगे। इंशाल्लाह तोड़ेंगे, क्यों नहीं तोड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह तोड़ेंगे। और जैसे वो उसका जिक्र कर रहे थे, उसका लिबास देखें, वो दूसरों को कहता है कि मुल्ला या फलाना, उसका अपना लिबास देखें। वो आरएसएस का वो जो है पक्का उनका वो जो है बंदा है। और ये सियासी बयान था उसका, उसने कहा जी कि अगर बांग्लादेश पे आक्रमण यानी हमला नहीं कर सकते तो तुम छोड़ दो। ये आई थिंक उनका सियासी इशू है। मेरे ख्याल है एयर मार्शल साहब उसने सिर्फ एक ही रंग है उसके पास कपड़ों का। जाते जाते मैं एक और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करते भी रहेंगे, मगर ये फरमाइए कि मुझे एक कोटेशन याद आ रही है जब किसी ने लेनिन से पूछा था वार इज़ टेरेबल, उनका यस बट इट्स टेरेबल बट इट्स टेरेबली प्रॉफिटेबल। हाउ फार दिस फैक्टर इसमें जो असली की इंडस्ट्री है और ये जंगें लगवा के और फिर ये जो मकामी हुक्मरान हैं जिस तरह से खेलते हैं और हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ में फिर ज़ाहिर कुछ करना पड़ता है। एयर मार्शल साहब जी बिल्कुल, आपने जो बात की है डिफेंस इंडस्ट्री की, अगर अमेरिका की बात कर लें तो वहाँ पे दो इस वक्त सबसे बड़ी माफियाज हैं। एक उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है, एक आर्म्स इंडस्ट्री है, और एक उनकी जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। ये तो इनकी गेम होती है। अब आप जब भी देख लें कि अगर अमेरिका ने कोई पहली जंग शुरू की है, दूसरी, एक होता था पहला उनका रशिया और सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर और उसके अपना असर रसूख बढ़ाना, और दूसरे जब भी उनकी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो हॉल्ट। बहुत शुक्रिया, माफ़ी चाहते हो मार्शल साहब, इस पर मैं मज़ीद बात कर। आपकी बात से ये लगता है कि हम तो अपने बचाव में लगे रहते हैं, लेकिन ये जो बड़ी ताकतें हैं ये इफ़ देयर इज़ नो वार दे विल इन्वेंट वन फॉर जो इकोनॉमिक गेन, जिस तरह ये कह रहे थे। ये भी एक पहलू, इस पर किसी दिन डिटेल बात करेंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सी बातें हैं, बहुत से मकामी इश्यूज़ हैं, नेशनल ख़बरें हैं, इसमें मियाँ साहब से कुछ खबरें लेंगे और हमारे साथ रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। 2-3 खबरें डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले एक और ख़बर जिसकी भी थोड़ी सी तफसील आ रही है, मियाँ शाहिद साहब ने भी मुझे फॉरवर्ड की है।
अभी हमें नहीं पता। लिबिया में एक और किश्ती डूब गई है जो अपने मुल्कों से, अब ये नहीं पता कि वो ओरिजिन उनका क्या था, सिर्फ एक माहीगीर बचा है उसमें से, और अभी नेशनैलिटी का पता नहीं चला। मैंने ये ख़बर इसलिए रख दी इस सेगमेंट की आगाज़ में कि इससे पहले हमें बड़ा दुख मिला जो यहाँ से जो माशी इमिग्रेंट्स हैं और जो यहाँ से जो मईशत से और रोज़गार से तंग लोग भागते हैं। अल्लाह करे जहाँ के लोग भी हैं उनके लिए हमारा इतना ही अफसोस है जो बेचारे एक नई और अच्छी ज़िंदगी के लिए अपनी जानों पर खेल जाते हैं। इट इज़ आल्सो अ वेरी गुड कमेंट हाउ दी थिंग्स आर बीइंग डन इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मियाँ साहब, ये तो हम कल या अगले हफ्ते करेंगे जब पता चलेगा उनकी, लेकिन अभी आते हैं, एक तो अपोजिशन अलायंस और बानी PTI के मुज़ाकरात हैं, नहीं है, एक पानी में बधानी सी मुझे मियाँ साहब लगती है कि जनाब इख्तियार किसके पास है, चकजई साहब के पास इख्तियार नहीं है, फवाद चौधरी साहब कौन होते हैं, नहीं वो सब कुछ होते हैं, फैसला तो कर उधर खान साहब ने करना है, वो जी फैसला खान साहब ने करना है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने तो कोई फैसला करना ही नहीं है, हमें पता ये वाई इट जस्ट टू कि हमें एंगेज रखने के लिए स्क्रीन टाइम पे हमें भटकाने के लिए ये हो रहा है, क्योंकि मुझे तो कोई मुज़ाकरात या कोई इस किस्म की मेरे अक्ल सलीम में तो कोई चीज़ आ नहीं रही। तो आप ज़रा बता दें, इसमें गाइड कर दें हमें। काजी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वाक़तन मुज़ाकरात जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे और मुज़ाकरात बानी के साथ नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बानी के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे ये खबर है। मुज़ाकरात जो हैं उनकी बात ज़रूर चल रही है और दो तरह से बातें चल रही हैं, और साथ साथ इसमें जो देखने में आया है वो PTI के अंदर एक फूट पड़ गई है। वो इसलिए कि बहुत से लोग चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन बानी और कुछ लोग चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात ना हों। अब महमूद खान अचकज़ई जो हैं उन्होंने मुज़ाकरात की बात की, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने मुज़ाकरात की बात की, साथ ही जो हैं वहाँ बयान आ गया पेशावर से कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और डयाला जिल से भी जो है वो ये बयान आ गया, अलीमा खानम साहबा की जानिब से भी बयान आ गया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और दूसरी जानिब रात को कल रात की बात है, कुछ जो रहनुमा हैं वो एक जगह इकट्ठा हुए, उन्होंने ये बात की कि मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो महमूद खान अचकज़ई हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर हुकूमत से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमसे मुज़ाकरात करें, महमूद खान अचकज़ई जो है वो तो रुकावट है। अब हर कोई जो है वो अपनी पेशकश कर रहा है, लेकिन साथ साथ जो है मुज़ाकरात से इनकार भी हो रहा है। जो कौमी कमेटी है फवाद चौधरी वाली काजी साहब, वो मुज़ाकरात में संजीदा है, और जो नज़र आ रहा है और जो खबर है वो ये है कि जो लाहौर की जेल है वहाँ से मुज़ाकरात का चश्मा फूटेगा और वहाँ से हो सकता है कि वो मुज़ाकरात का जो है वो आगाज़ हो जाए, और जो फवाद चौधरी की कौमी डायलॉग कमेटी है वो मुज़ाकरात का आगाज़ करे। लेकिन गौहर अली खान और अली ज़फ़र और असद कैसर जो है उनकी ख्वाहिश है, और आमिर डोगर साहब की के मुज़ाकरात जो हैं उनके साथ हों, और उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता भी इस हवाले से ज़राए कहते हैं कि हो चुका है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ एक जगह पे नहीं है, वो कई जगहों पे है। अब उसमें देखना यह है कि मुज़ाकरात कौन करेगा, क्या मुज़ाकरात जब शुरू होते हैं तो दूसरी पार्टी जो है, दूसरा ग्रुप, वो मुज़ाकरात से इनकार कर देगा। अब तीसरी बात यह है कि मुज़ाकरात किस इशू पे होंगे, क्या मुज़ाकरात इलेक्शन पे होंगे कि इलेक्शन दोबारा कराए जाएं, क्या मुज़ाकरात ये होंगे कि बानी को रिहा किया जाए। ये दो मुतालबात तो भूल जाएं, क्योंकि ना तो हुकूमत इलेक्शन देगी, ना बानी जो इस तरह रिहा होंगे। अब तीसरा इशू क्या है कि मुज़ाकरात किस इशू पे किया जाए, जो असीरान हैं लाहौर में उनको रिहा किया जाए, कैसे रिहा किया जाए। भाई उनको तो 10 साल सजा हो चुकी है, बाकी जो वहाँ पर असीरान हैं जिनको सजा हो चुकी है, 9 मई में सजा हो चुकी है, उनको कैसे रिहा किया जाए। जब सजाएं माफ ख़त्म होंगी तो उस वक्त वो बाहर आएंगे। मुज़ाकरात मुझे जो है वो नज़र नहीं आ रहे। मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो PTI है वो उसमें फूट नज़र आ रही है। PTI 3 हिस्सों में तकसीम होती हुई नज़र आ रही है। PTI में एक बहुत बड़ा ग्रोह जो है वो बानी PTI से ला ताल्लुकी करता हुआ नज़र आ रहा है, और मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो खबर और भी है KP है जो बड़ी अफसोसनाक है कि एक जो यहाँ पे साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म के मशीर थे उन पर हमला हुआ है। यहाँ पे वो बड़े लाइमलाइट में रहे हैं, क्योंकि वो करप्शन के जो केसेस थे शरीफ फैमिली पर और या उस हुकूमत पर, उसमें वो बड़ा नुमायाँ उनका एक काम था। इससे पहले भी उन्होंने ये कहा है कि जनाब उन पर कोई तेज़ाब फेंकने की कोशिश की गई, तो ये भी अभी कुछ पता नहीं चल सका। मगर वो कोई पोजीशन ले रहे, मैंने तो भी नहीं देखा कि उन्होंने कोई प्रेस टॉक की हो कि जी वो किसको एलेज कर रहे हैं। मगर कहा जाता है कि उनकी नाक 2 जगह से टूटी है और जबड़ा भी एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है उसमें। तो इस हवाले से अभी कोई तफ्तीश हुई है क्या, क्योंकि लंदन जैसी जगह में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं मियाँ साहब, पर वहाँ पे कैसे, और फिर कोई गोरा आके उन पर हमला कर गया, तो ये तो वैसे फेलियर है बरतानवी हुकूमत का भी है अगर वहाँ इस तरह का काम हो रहा है, जिसे हम बड़ी एक मिसाली रियासत और समाज समझते हैं। मियाँ साहब
देखिए काजी साहब, जो शहजाद अकबर साहब वाला मामला है वो एक बहुत उसमें अफसोसनाक भी कहा जा सकता है और पुरस्कार भी है, क्योंकि उन पर जो जब ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उन पर तेज़ाब फेंका गया, तो उसके बाद मैं पढ़ रहा था, मैंने पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, तो उस वक्त बरतानवी पुलिस ने कहा था कि उनको कोई सबूत नहीं मिला कि उन पर जो है वो हमला हुआ है, तो वो भी केस जो है वो बंद हो गया था। अब उनको ये मुक्के मारे गए हैं और उनका जबड़ा तोड़ा गया है, उनकी नाक की हड्डी जो है वो टूट गई है। ये भी एक पुरस्कार वाकया लगता है, क्योंकि पुलिस उन पर जो है वो दो हवालों से तहकीकात कर रही है। एक तो पुलिस ये तहकीक कर रही है कि शहजाद अकबर पर हमला करने वाला कौन था, वो तो पता लग गया कि वो एक गोरा था और उसने हमला किया और उसने मुक्के मारे, और जब वो बेल दी वो बाहर आए तो मुक्के मारने शुरू कर दिए। अब ये एक तो बात ये हो रही है कि क्या उन पर जाती अनात तो नहीं था उनका, ये भी तहकीकात हो रही है कि उनके साथ उनका कोई झगड़ा ना हो किसी का, और ये भी बात हो रही है कि शहजाद अकबर साहब के जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं उसका खमियाजा ना वो भुगत रहे हों। तीसरा ये बात हो रही है कि कहीं उनका असाइलम जो है वो पकड़ तो नहीं कर रहे, क्योंकि चंद दिन पहले खबर आई थी 19 दिसंबर को काजी साहब कि पाकिस्तान और ने जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जब वो बरतानिया गए थे तो उन्होंने केस पेश किया था, उसमें पेशरफ्त हुई थी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पर 3 FIR जो हैं वो बरतानवी हुकाम के सामने पेश की थी। एक FIR ये थी कि थाना अपारा का 2 केस थे और एक थाना सेक्रेटेरिएट का केस था, एक जो है वो नैब अदालत का जो उनको सजा हो चुकी है वो मुकदमा था, तीसरा जो है वो इश्तिहारी होने का अदालत का फैसला था। ये तो जो है उनको पेश किए थे, और ये मुमकिन है सर, ये जो बात कही जा रही है, मैं 1 मिनट में जो है वो मुकम्मल करता हूं। मैंने 2 स्टोरीज और करनी है इसमें मियां साहब। एक तो बात ये सर, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। इसमें यह कहा जा रहा है कि हो सकता है, इस पर भी तहकीकात की जा रही है कि वो अपना असाइलम जो है वो उसको मजबूत बनाने के लिए हमला न कराया हो, लेकिन पुलिस इस पर तहकीकात कर रही है। पुलिस तहकीकात करके चंद दिनों में इसका जवाब आ जाएगा। आई डू नॉट बाय दिस मियां साहब, क्योंकि टूटी हुई नाक आप फेक नहीं कर सकते। उनको उन पर तशद्दुद और हमला हुआ है। हाँ, नहीं, नाक तो टूटी है। हाँ, तो नाक तो टूटी है, ये हो रहा है कहीं खुद तो नहीं तड़वाई। नहीं, मेरा आई डोंट थिंक सो। मुझे इट्स वेरी बहुत ही स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन में होगा। अच्छा, अब 2-3 खबरें मियां साहब। एक तो मैंने आपसे ये बात करनी है कि ये जो मरियम साहिबा का, और जो हालांकि बज़ाहिर तो सारे मुस्लिम लीग नून के करीबी दोस्त हैं, ये एहसन बोन साहब, इनके दरमियान एक टग ऑफ वार हो गया। एक आर्डिनेंस आता है, उसके बाद वकला बिल बुला के उठ खड़े हुए। अब बात यह है मियां साहब कि मैं सोच रहा था कि इसमें कौन दुरुस्त है और कौन गलत है। ये बात दुरुस्त है कि कब्ज़ा ग्रुप जो है माशाल्लाह पूरा दे होल्ड दिस स्वे इन दिस होल सोसाइटी, और ये जो गंद पड़ा हुआ है, ये जो हम देखते हैं हमारे शहर अर्बन नाइटमेयर बन चुके हैं, और आपको अदालतों में 50-50 साल जो है केस जो है वो डिसाइड नहीं होते। दूसरी तरफ ये कि भाई अगर अदालतें इंसाफ नहीं देती तो हमारी क्या ब्यूरोक्रेसी नहाई धोई है, बड़े नेक और परहेजगार लोग हैं, ये आपको दे देंगे, या इत्थे भी फिर जो मुल लगना शुरू हो जाएगा और इत्थे भी कब्जे ग्रुप होंगे। और क्या वकला, इसलिए कि भाई अगर उधर से ये, क्योंकि बड़ी ल्यूक्रेटिव काम है ना, देखें वकला माशाल्लाह, मैं खुद एक वकील का बेटा हूं, और ये वकील की फीसें दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से भी ज़्यादा होती हैं। तो ये अगर सेक्टर निकल जाए तो मेरा ख्याल है बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये असल कहानी आपको क्या लगती है कि ये कोई, और फिर एक तीसरी थ्योरी है जो मैं नहीं देना चाहता, कि एक बहुत बड़ी शख्सियत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बाद हल्कों से कि जी वो उन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया कि एक बड़ा चंक लैंड का उन्होंने अंदर करना था। ये चलती रहती है कहानियाँ, हम इसलिए नहीं करते कि ये सोशल मीडिया है। तो मियाँ साहब आप क्या देखते हैं, लोग जो CCD आई तो बहुत से लोगों ने बड़ा चंगा है जी, इंसाफ तलब दी नहीं सी। अच्छा, अब ये आए तो ये आप कैसे इसमें हम बैलेंस स्ट्राइक करें, हकीकत कहाँ पे है आपकी नज़र में मियाँ साहब? देखें काजी साहब, ये मुकदमा चल रहा है और हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं कल के वो बड़े ही सख्त हैं, जो आज रिपोर्ट हुए हैं। मैं एक्सप्रेस अखबार देख रहा था, उसकी सुपर लीड है, उस पर ये लिखा हुआ है बाकायदा तौर पर कि बगैर ऑर्डर के कब्जे कैसे दिलवाए गए, आप अनारकी फैला रहे हैं, नताइज के लिए तैयार हो जाएं। अदालत का मूड जो इस वक्त है वो तो बड़ा सख्त है, और उसमें जो पंजाब हुकूमत के वकील हैं उनके पास अदालत के अंदर कोई जवाब नहीं था। एहसन बून साहब की जो बात है काजी साहब, वो ये है कि एहसन बून साहब वही वकील हैं जो आजम नज़ीर तारड़ साहब के साथ पैनल में थे, और वो चंद दिन पहले जो है वो हुकूमती पैनल जिसको कहा जाता है उससे वो अपना इलेक्शन जो है वो जीते हैं, और उनको बाकायदा तौर पर हुकूमती ग्रुप का जो है वो मेंबर समझा जाता है। लेकिन अब एहसन बून साहब जो है वो कहते हैं कि सड़कों पर आएंगे।
मुझे लगता है कि जो फुल बेंच बना है उसमें पंजाब हुकूमत का जो स्ट्रांग जो ग्राउंड्स हैं उस पर पंजाब हुकूमत केस जीत जाएगी, लेकिन अब अदालत की स्वाबदीद है और अदालत जो है कानून और आइन को देखेगी कि कितना स्ट्रांग केस है। जहां तक सीएम साहबा का मामला है तो वो खबर ये है असल में कि वो बहुत से मामलात में बेख्तियार नजर आ रही हैं। इस हवाले से जो नवाज शरीफ हैं, ये मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, उनको वो भी नोटिस लिए हुए हैं। उन्होंने अपने भाई मियां शहबाज शरीफ से भी जिक्र किया है कि बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है वहां सूबा चलाने में, वहां इख्तियारात के हवाले से, और इसको एड्रेस किया जाए। और शायद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए वो नाराज और गुस्से में हैं। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि जो वकला है मियां साहब ने जो बात की है कि ये बाकी ये एक है, मेरे ख्याल में बार बार लोग कह रहे हैं जी इख्तियारात का मामला, जो जायज़ इख्तियारात हैं सीएम साहब के उनके पास होने चाहिए और नाजायज़ इख्तियारात किसी के नहीं होने चाहिए। बहरहाल ये हमारी सोसाइटी में जो पैरालिसिस हम कहते हैं कि एक जब आपके इदारों में पैरालिसिस हो जाता है, एक फालिज हो जाता है, भाई इंसाफ करो, अदालतें इंसाफ दे दें तो सीसीडी की क्या ज़रूरत है, अदालतें इंसाफ दे दें तो हमें जो है ये और हमें तो डीसी साहब से भी उतनी डर लगता है जितना जज साहब से लगता है, हम कहाँ जाएँ। बहरहाल इसी पे हफ्ते के आखिरी प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, अगले हफ्ते इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी और आफियत मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।